हेलो फ्रेंड्स, मैं जामा स्वीट अब्बास स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 9 के विज्ञान के अध्याय 3 जिसका नाम है परमाणु और अणु। कल के वीडियो में यानी कि पहले वाले वीडियो में हमने सिर्फ परमाणु के बारे में अच्छे से पढ़ा है। परमाणु क्या होते हैं ये भी हमने देखा, किस देश से शुरू हुई, किन्होंने शुरू किया और उन सबका क्रेडिट यानी कि श्रेय किस अन्य वैज्ञानिक ने ले लिया, उसके बारे में आज हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। यानी कि पहले वाले वीडियो में हमने सिर्फ परमाणु के बारे में पढ़ा है। यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमने पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा है, दूसरे वाले वीडियो में क्या पढ़ा है। यानी कि L1 पहले वाले वीडियो में हमने सिर्फ एटम यानी कि परमाणु के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। दूसरे वाले वीडियो में हम यहाँ पर आज 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। क्या 3 टॉपिक होगी? आपका जो पहला टॉपिक है वो आकार यानी कि साइज ऑफ एटम, परमाणु की आकार पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। दूसरे वाले साइज में हम परमाणु के आकार हो गया ना, आईयूपीएसी पढ़ने वाले हैं। हम कहते हैं ना आईयूपीएसी पद्धति में इसका नाम क्या होगा, ये सब तो आईयूपीएसी भी पढ़ने वाले हैं। तीसरी आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका एटम मॉस, एटॉमिक मॉस यानी कि परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, ये 3 चीज आज हम कवर करने वाले हैं। पहले वाले वीडियो में हमने सिर्फ एटम है परमाणु के बारे में पढ़ा था। अणु अलग चीज़ होते हैं, परमाणु अलग चीज़ है। एटम के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। तो परमाणु के आकार से हम शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग परमाणु के आकार को कैसे मापा जाता है। इतने छोटे परमाणु जिसको हम और विभाजित नहीं किया जा सकता उसको हम लोग परमाणु कहते हैं। सॉरी, किसी द्रव्य का वो सूक्ष्मतम कण जिसे हम और विभाजित नहीं किया जा सकता उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। यानी कि ये इतने सूक्ष्मतम होते हैं कि हम इसे अपने नग्न आंखों यानी कि खुद की आंखों से देख नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं। जब ये इतने छोटे हैं तो इसको हम लोग माप कैसे सकते हैं? तो इसे मापने की जो पद्धति है, जो पैमाना है, वो आपका है नैनोमीटर। हम परमाणु के आकार को नैनोमीटर में मापते हैं और हम जानते हैं 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। अभी हम इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो हम जो पहले पढ़ने वाले हैं, पहला वो क्या है आपका, और मैं दूसरा यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, परमाणु का आकार, साइज ऑफ एटम, परमाणु का आकार पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। एक एक करके नोट्स भी आप अच्छे से तैयार कर दीजिएगा। परमाणु का आकार, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, किसी भी द्रव्य, मैंने क्या कहा, किसी भी द्रव्य का वो सूक्ष्मतम कण जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते वो आपके परमाणु कहते हैं। और इतने छोटे परमाणु का आकार कैसे मापते हैं? तो इतने छोटे परमाणु का आकार हम लोग नैनोमीटर द्वारा मापते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि जो 1 नैनोमीटर बराबर होता है वो होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से बहुत अच्छा चीज़ समझने वाला है और यहाँ से आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल भी हम करके बताएंगे कि कैसे यह इतना छोटा होता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, परमाणु के आकार को हम लोग नैनोमीटर में मापते हैं। नोट्स आप लोग बनाते जाइएगा। नैनोमीटर में मापा जाता है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं आपको प्रैक्टिकल करा रहा हूँ और यहाँ से आपको अच्छे से समझना है। क्यों? क्योंकि ऐसा चीज़ें आपको दोबारा नहीं मिलने वाली है। बहुत अच्छे से ध्यान से इसको समझिए। यहाँ से देखिए, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻ मीटर। और यहाँ से अगर हम 1 मीटर की वैल्यू फाइंड आउट करें, 1 मीटर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये आपका हो जाएगा 1 नैनोमीटर, ठीक है ना। 1 नैनोमीटर अपान ये 10 के पावर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा -9, ठीक है ना। और यहाँ से जब आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 मीटर बराबर, यहाँ देखिए 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10⁻⁹ क्या है, नीचे हर में है ना, जब अंश में जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा +9, 10⁻+9 या क्या आपका +9 मीटर, और सॉरी नैनोमीटर, ठीक है ना। अब देखिए 1 मीटर का मतलब है, यहाँ देखिए, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, लिखिए 1 मीटर है, 1 मीटर रस्सी ले सकते हैं लोहे की, आप चाहें तो तार बना सकते हैं, या तो चाहे सोने की तार हो तो और बेटर रहेगा। सोने का तार तो होगा नहीं, तो होगा क्यों नहीं, बहुत होगा। तो उसको आपको क्या करना है, कितने भागों में डिवाइड करना है, 1 मीटर को 10⁹ भाग में डिवाइड करना है। अब यहाँ देखिए
यह आपका है 1 मीटर। मान लीजिए हम मान लेते हैं कि यह हमारे पास है कितना, 1 मीटर लंबा तार है, ठीक है ना। कितने बार में डिवाइड करना है, सबसे पहले आप इसको 10 भागों में डिवाइड कीजिए। यहाँ देखिए 1 भाग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 भाग में डिवाइड कर दिए, ठीक है ना। अब उसको क्या करना है, 10 भाग में डिवाइड कर देना। अब इतने को क्या कीजिए, 100 भाग में डिवाइड कीजिए, 100 भाग, यानी कि अब इतने को आप क्या कर दीजिए, 100 भाग में डिवाइड कर दीजिए। फिर उसको आप 1000 भाग में डिवाइड कीजिए, या 1 मीटर तार को इतने भाग में डिवाइड कीजिए। फिर चाहे तो 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, यानी कि 10 करोड़ के बाद 1 अरब, यानी कि 1 मीटर तार को जब आप 1 अरब बार डिवाइड करेंगे तो सोचिए वो कितना छोटा होगा, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। 1 मीटर तार को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 मीटर तार को आप 1 अरब बार डिवाइड कीजिए, सोचिए कितना छोटा होगा। 1 अरब बार क्या, 1000 बार डिवाइड करने के बाद तो वैसे दिमाग खराब हो जाएगा। 1 लाख बार डिवाइड करेंगे तो दिमाग का दही का हो जाएगा, और जब उसको 1 करोड़ बार डिवाइड करेंगे तो दिमाग और ख़राब हो जाएगा ना। नहीं डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हाँ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 मीटर तार को जब आप 1 अरब बार डिवाइड करेंगे और उसका जब आप साइज़ नापेंगे तो उसका ही जो साइज़ बनेगा वही आपके एक परमाणु की साइज़ होगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वास्तव में यह कितना लंबा है, कितना छोटा से छोटा कण आएगा, ठीक है ना। आप ऐसे देख सकते हैं। दूसरी एक और विधि है, अब अगर आप चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। पहली वाली विधि, 1 मीटर को आप इतने भागों में डिवाइड कीजिए, जो साइज आएगा वो आपके परमाणु की साइज होगी। दूसरी साइज देखिए, यह आपका यह 1 मीटर तार, ठीक है ना। इस 1 मीटर तार को क्या कीजिए, आप 10 भागों में डिवाइड कीजिए। कितने भाग में, 10 भाग में डिवाइड कीजिए। यहाँ ध्यान से समझिएगा, 1 मीटर तार है, 1 मीटर तार को जब आप 10 भागों में डिवाइड करेंगे तो 10-10 सेंटीमीटर का 10 खंड बन जाएंगे। आपको क्या करना है, उसमें से एक खंड को उठाना है, ठीक है ना। बाकी 9 खंड को आपको छोड़ देना है। वैसे जो आपने एक खंड उठाया है, यानी कि 10 सेंटीमीटर का उठाया है, उसको आपको फिर से 10 भागों में डिवाइड करना है। कितना, 10 भागों में डिवाइड करना है। तो 10 सेंटीमीटर था ना, 1-1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि उसका सिर्फ 1 सेंटीमीटर रखना है, बाकी 9 सेंटीमीटर ऐसे फेंक देना है। फिर उस 1 सेंटीमीटर का आपको 10 भागों में डिवाइड करना है, ठीक ना, और उसमें से एक खंड लेना है, बाकी 9 खंड को ऐसे फेंक देना है। फिर आपको जो एक खंड आया है, एक खंड आएगा, उसको फिर से आपको 10 भागों में डिवाइड करना है, 9 खंड को फेंकना है। फिर बचा हुआ एक खंड आएगा, उसको 10 भागों में डिवाइड करना है, 9 खंड को फेंक देना है। फिर आपका जो एक खंड आएगा उसको फिर आपको 10 भागों में डिवाइड करना है, फिर उसमें से 9 खंड को फेंक देना है। परमाणु का आकार हम ज्ञात कराना है आपको। फिर आपको क्या करना है, उसमें से एक खंड उठाना है और फिर उसको 10 भागों में डिवाइड करना है। फिर उसका एक भाग लेना है और उसको 10 भागों में डिवाइड कराना है। कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और फिर आप जो आपका एक भाग बचेगा ना, 10 भागों में डिवाइड कर देंगे, एक भाग बचेगा, उस एक भाग को आपको फिर से 10 भागों में डिवाइड कराना है, 9 भाग को ऐसे फेंक देना है। अब उसका जो साइज होगा, उस एक भाग की साइज कितना अच्छा है ना, एक भाग की जो साइज होगा वही आपकी एक परमाणु की आकार हो जाएगा। तो कितना अच्छा रहेगा ना। करें हम लोग प्रैक्टिकल में, आप करो, हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार आप उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका था साइज ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की आकार को कैसे मापा जाता है, नैनोमीटर में मापा जाता है, और उसका साइज आप लोग ज्ञात कर सकते हैं इन 2 विधियों से। तो दोनों विधियों में से कोई आप अपना सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में मत करिएगा, नहीं तो पागल हो जाएंगे। सॉरी। अब हम जो करने वाले हैं कुछ ऐसे, देखिए, भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न परमाणु के साइज हो सकते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं, भिन्न भिन्न आकार होते हैं, उनका द्रव्यमान अलग होता है, उनका रासायनिक गुणधर्म अलग होता है। हमने आपको पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। कुछ हमारे पास यौगिक हैं, कुछ तत्व होंगे, कुछ यौगिक होंगे, कुछ मिश्रण होंगे, उसका परमाणु का साइज अलग अलग होता है। तो उसके साइज को हम लोग देखते हैं। किताब में भी 6-7 दिया है, मैं भी आपको 6-7 यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं तत्व लिख देता हूँ। ये आपका पहला, और यहाँ से आप लोग बना लीजिएगा दूसरा तत्व हो, ठीक है ना, या यौगिक हो सकते हैं, या आपका कोई मिश्रण हो सकता है, ठीक है ना, मिश्रण। यहाँ पर नाम हम लिख रहे हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, उसकी साइज नाप रहे हैं, ठीक है ना, आकार माप रहे हैं कि उस परमाणु का आकार कितना होगा, और वो भी आकार यानी कि त्रिज्या को माप रहे हैं। और त्रिज्या हम लोग जो मापेंगे तो हम मीटर में लिख रहे हैं, ठीक है ना, मीटर में लिख रहे हैं। ओके, यहाँ देखिए, जैसे हम सबसे पहले ले रहे हैं कि हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं उसका आकार कितना हो सकता है, मीटर में लिख रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। किसका हम ले रहे हैं, सबसे पहला हम लोग ले रहे हैं, वो आपका है हाइड्रोजन का परमाणु ले रहे हैं।
हाइड्रोजन का परमाणु त्रिज्या में हम ले रहे हैं। दूसरा जो हम ले रहे हैं वो आपका है पानी यानी कि H2O, पानी का अणु है ना, इसका हम लोग आकार देख रहे हैं, परमाणु का आकार कितना हो जाएगा। तीसरा हम लोग हीमोग्लोबिन लिख रहे हैं, जो कि हमारे ब्लड में होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, जिसे हम लोग H भी लिखते हैं, जिसका हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। चौथा हम चाहते हैं हम देखें किसका, मान लीजिए रेत है। रेत का मतलब होता है बालू का कण, बालू के कण की त्रिज्या कितनी होती है, उसकी परमाणु का आकार कितना होता है, इसके बारे में हम जांच कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर हम क्या कर रहे हैं, चौथा हो गया ना। पांचवा हम रेत के देखने के बाद से हम देख ले रहे हैं आपका रेत हो गया ना, सेव देख लें या चींटी देख लेते हैं। सबसे पहले चींटी जो होती है, अब आप अलग अलग चींटी के अलग अलग परमाणु आकार हो सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल है मैं आपको वही करने की कोशिश करता हूँ। फिर आपका जो एक सेव बचा हुआ है, ये आपका क्वेश्चंस में पूछता है, और ये आपका वहाँ से भी देख सकते हैं, आप लोग बुक से भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, मैं आपको सब चीज़ बताऊँ, एक एक चीज़ समझा कर बताऊँ, ठीक है ना। हाइड्रोजन जो परमाणु का आकार होता है वो होता है 10⁻⁻10, और वो भी मीटर में, ठीक है ना। आपका जो जल है, जल के जो अणु होते हैं उसका जो परमाणु का आकार होता है वो आपका होता है 10⁻⁹ मीटर के करीब में होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है उसका परमाणु का आकार होता है 10⁻⁸ मीटर होता है। रेत जो होता है वो होता है 10⁻⁴ मीटर होता है। आपका जो चींटी होती है उसकी जो परमाणु का आकार होता है, यानी कि हम कह सकते हैं त्रिज्या में, वो आपका 10⁻³ मीटर होता है। जो सेब होता है वो 10⁻⁻1 मीटर होता है। सेब का क्या होता है, सेब का जो आकार होता है वो बड़ा होता है, तो उसकी त्रिज्या भी बड़ी होगी, और उसका जो परमाणु का आकार होगा 10⁻⁻1 मीटर होगा, यानी कि उस सेब का 1/4 हिस्सा उसका त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ है जो आपको याद होनी चाहिए, बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है ना। तो पहला वाला चीज़ें तो हमने पढ़ लिया है कि परमाणु का जो आकार होता है उस आकार को कैसे मापा जाता है, और ये आपका नोट्स हुआ। नोट्स भी आपको ऐसे ही बनाना है, इसको क्या करना है, आपको ऐसे ब्रैकेट में कर देना है, ठीक है ना। आपको अच्छे से बस समझिए, सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसको याद करना है, कैसे सबको करते हैं, ये भी आपने देख लिया है। दूसरा इसमें जो बचा हुआ है वो आईपीएस से पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग परमाणु द्रव्यमान पढ़ेंगे। तो एक तो हमने कंप्लीट कर लिया परमाणु का आकार, उसके पहले वाले वीडियो में हमने परमाणु के बारे में, एटम के बारे में अच्छे से जान लिया। जो तीसरा पढ़ने वाला है आईयूपीएससी पढ़ने वाले हैं। हम कहते हैं ना आईयूपीएससी पद्धति में इसका नाम क्या होगा, आईयूपीएससी पद्धति में इसका संकेत क्या होगा। तो आईयूपीएससी है क्या वास्तव में, इंग्लिश में आप इससे कह सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जिसमें तत्वों को उसके नाम से प्रदर्शित किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई नए तत्व की खोज रही है तो उस तत्व का नाम क्या होगा, कौन तय करेगा, आईयूपीएससी तय करेगा, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पद्धति तय करेगी। उस तत्व का परमाणु भार कितना होगा, कौन तय करेगा, आईयूपीएससी। उसका द्रव्यमान क्या होगा, कौन तय करेगा, आईयूपीएससी तय करेगा। उसका संकेत क्या होगा, किस साइन से उसको दर्शाएंगे, वो कौन तय करेगा, आईयूपीएससी तय करेगा। उसका प्रतीक क्या होगा, आईयूपीएससी तय करेगा। तो बस आपको कोई पूछे कि आईयूपीएससी है क्या, तो आपको सिर्फ 2 लाइन में जवाब देना है, आईयूपीएससी क्या है। तो आपको बस इतना करना है, आईयूपीएससी अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नाम, प्रतीक व डिजाइन को तय करता है। बस आपका काम हो गया है। लिखवाने की जरूरत है तो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। मैं यहाँ पर दूसरा कहाँ कर दूँ, और यहीं कर देता हूँ ना, यहाँ अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ कर देते हैं दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, IUPAC और C कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका इंग्लिश में आप इसे लिख सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मोबाइल से वीडियो बन रहा है ना, तो ऑप्शन इसमें क्या होता है ना बाबू, केमिस्ट्री ऑप्शन जो इसमें होता है 140, 360 और 720 पे क्या आ रहा है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि 360 में भी इसमें का क्वालिटी थोड़ा सा कम आ रहा है। 240 पे जितना क्वालिटी आता है वो इसमें 360 भी पा रहा है। तो मोबाइल से वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हाँ, आप अगर कॉन्सेप्ट के तौर पर आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट के तौर पर आपका जो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते होंगे ना, उससे कम नहीं है, उससे काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन हाँ, क्वालिटी थोड़ी कम होने के कारण इस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको वो देखना है। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, अभी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो आईयूपीएससी है क्या, जब भी आपसे कोई पूछे आईयूपीएससी क्या है, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आईयूपीएससी यह एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो खोजे गए तत्वों को या दिए गए तत्वों को उसके नाम, प्रतीक को सूचित करता है। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आईयूपीएससी एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है
जो तत्वों के नाम, प्रतीक, उसका साइन क्या होगा, वह मात्रक, मात्रक का मतलब वो अपन बोलते हैं यूनिट, कि इसका यूनिट क्या होगा, तय करता है, तय या सूचित करता है। अब ऐसे भी कर सकते हैं ना, तय करता है, नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना, करता है। इसकी एक और बात है, देखिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो कि दो अक्षर से, मैक्सिमम तत्व जो होते हैं वो दो अक्षरों के बने होते हैं, या तो एक अक्षर के बने होंगे या आपके दो अक्षर के बने होंगे। अगर कोई तत्व जो है वो दो अल्फ़ाबेट से मिलकर बना होता है तो उसका जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो आपके कैपिटल लेटर में होगा, जो सेकेंड अल्फ़ाबेट होगा वो आपका स्मॉल लेटर में होगा। अगर एक अल्फ़ाबेट से मिलकर बना हुआ है तो क्या होगा कि उसका जो पहला अल्फ़ाबेट होगा, यानी कि एक ही उसका अल्फ़ाबेट है, तो उसका जो एक अल्फ़ाबेट होगा वो आपके कैपिटल लेटर से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बताने की जरूरत है, लेकिन सिर्फ आपसे IUPAC से पूछा जाएगा कि IPSC है क्या, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नाम, प्रतीक व मात्रक को सूचित करता है या तय करता है कि उसका मात्रक क्या होगा, ठीक है ना। मान लीजिए अगर आप कोई नए तत्व की आज कोई खोज हो रही है तो उस नए तत्व का नाम कौन निर्धारित करेगा कि इसका नाम क्या होगा, IPSC निर्धारित करेगी। उसका मात्रक क्या होगा, IPSC निर्धारित करेगी। परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, IPSC निर्धारित करेगी। उसका परमाणु भार कितना होगा वो आपका IPSC निर्धारित करेगी। तो ये सब निर्धारित करने का जो काम करती है वो आपके IUPAC करती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है। मैंने आपसे ये भी कहा कि यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए कि वो लिखवाने की ज़रूरत नहीं है कि मान लीजिए अगर ये लिखवाते हैं कि दो तत्वों के जो नाम होते हैं वो दो अल्फ़ाबेट से होते हैं, तो पहले वाला जो अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, जो दूसरा होता है वो आपका स्मॉल लेटर में, ये समझने की बात है, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे आपका है सोडियम। सोडियम को हमेशा Na से प्रदर्शित किया जाता है, और जिसके यहाँ Na से प्रदर्शित किया जाता है ये आपका है सोडियम। सोडियम में जो पहला इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वो आपका कैपिटल लेटर में है, दूसरा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वो आपका स्मॉल लेटर में है। तो याद रखिए, एक अल्फ़ाबेट है तो हमेशा उसको +2 में रखेंगे, दो अल्फ़ाबेट है उसमें तो पहला वाला जो अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, दूसरा जो अल्फ़ाबेट होगा वो आपका स्मॉल लेटर में होगा। यहाँ तक प्रॉब्लम है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक अल्फ़ाबेट है, जैसे पोटेशियम है, तो पोटेशियम है तो इसे हम कैपिटल अल्फ़ाबेट में लिखेंगे। अगर आपके पास कैल्शियम है तो कैल्शियम को देखिए पहला इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बड़े अक्षर द्वारा और सेकेंड वाला जो अल्फ़ाबेट होगा उसको स्मॉल लेटर द्वारा लिखाएंगे। जैसे आपका आयरन है तो ये इसका भी यही रहेगा। पोटेशियम है आपका कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, या मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम में भी पहला वाला बड़ा अल्फ़ाबेट, दूसरा वाला छोटा अल्फ़ाबेट। बहुत सारे हैं, जैसे आपका कार्बन, यहाँ देखिए कार्बन है तो कार्बन को बड़ा अल्फ़ाबेट, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को बड़ा अल्फ़ाबेट, क्योंकि एक एक डिजिट का है, ठीक है ना। तो इस प्रकार IUPAC भी आपने अच्छे से समझ लिया। तो परमाणु का आकार आपने अच्छे से समझ लिया, परमाणु द्रव्यमान IUPAC अच्छे से समझ लिया। अब बचा है परमाणु द्रव्यमान के बारे में। तो परमाणु द्रव्यमान हम लोग इसको कैसे समझेंगे, तो यहाँ से इसको भी अच्छे से आप देख लीजिए। देखिए होता क्या है परमाणु द्रव्यमान के बारे में, हमें मालूम है तत्वों का संयोग करने से यौगिक बनते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक अभिक्रिया करते हैं एक निश्चित अनुपात में, तब जाकर हमें यौगिक प्राप्त होती है। ये जॉन डाल्टन के हिसाब से हमने पढ़ा है, ठीक है ना, और ये वास्तव में ऐसा होता भी है। तो परमाणु द्रव्यमान जब शुरुआत में निकाला गया तो इसका आधार क्या बनाया गया था, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालना हो तो सबसे पहले हमें मूल परमाणु द्रव्यमान ज्ञात होना चाहिए कि हम किस मूल द्रव्यमान पर उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। तो जो हम निकालते हैं अपना मूल द्रव्यमान, मूल इकाई परमाणु द्रव्यमान, वो आपको निकालते हैं कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु के 1/12 भाग को मूल द्रव्यमान मानकर हम किसी अन्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। ये आपको कम से कम मालूम होना चाहिए। ऐसा ही क्यों करते हैं, इसके पीछे भी कारण है, तो मैं उस कारण को भी लिखवाऊंगा, नोट्स में अच्छे से बताऊंगा। नोट्स में आपको ऐसे सब करना है, देख लीजिए, ऐसे ही बेटर से बेटर तरीके से आपको करना है, चाहे फेयर में कीजिए चाहे रफ में कीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ और चल रहा हूँ मैं परमाणु द्रव्यमान के बारे में बात करने अच्छे से, ठीक है ना। तो मुझे इसे मिटाना है तो मैं इसे मिटा देता हूँ। मिटाने में बड़ी बेकार लग रहा है ना, इतना अच्छे से लिखो मिटाओ लिखो मिटाओ, तो करना पड़ता है ऐसा। चलिए आप लोग अच्छे से समझ जाएं, उसके बाद क्या चाहिए, कम से कम बोझ मत बनाना कि भाई हम रट ले इसको, रट ले, नहीं रटना नहीं है, बोझ नहीं बनाना है सर पे। पढ़ने का मतलब सर पे बोझ बनाना नहीं होता है, पढ़ने का मतलब होता है उसको एक बार अच्छे से समझ जाओ, उसके बाद से वो ऑटोमेटिक आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका मिटा दिए, मैं यहाँ पर मैं करा चुका। चलिए हम इसको भी मिटा ही देते हैं, मिटा दी कि नहीं मिटाए यार, हो जाएगा, इतना में हो जाएगा। चलिए तीसरा हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका है एटॉमिक मास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तीसरा किसके बारे में, परमाणु द्रव्यमान।
परमाणु द्रव्यमान। ये परमाणु द्रव्यमान क्या है, जैसे इंग्लिश में हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है ना। एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको लिखवा देता हूँ और उसके बाद में मैं समझाऊंगा इसका आधार क्या था। वैज्ञानिक जब अब परमाणु द्रव्यमान निकाले तो वो किस आधार पर निकाले थे वो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसको लिखवा देता हूँ। देखिए, परमाणु जो द्रव्यमान निकाला जाता है तो सबसे पहले हम मूल द्रव्यमान फाइंड आउट करते हैं कि किस द्रव्यमान पर हम किसी दूसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकाल रहे हैं। यानी कि इकाई द्रव्यमान जब आपको मालूम होगा तो जाकर आप किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो हम जो इकाई द्रव्यमान मानते हैं वो कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु, कितने, एक परमाणु, याद रखिएगा, कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु का 1/12वें भाग को इकाई परमाणु द्रव्यमान मानकर किसी अन्य तत्व का हम लोग परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पर लिखवा देता हूँ और उसके बाद से मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा बहुत अच्छे से। तो नोट्स में आपको सबसे पहले यही लिखना है, जो मैं समझाऊंगा उसको नोट्स में आपको नहीं लिखना है, वो समझने के लिए है, क्योंकि जब उसका ज़रूरत है ही नहीं, उस पर निकाला ही नहीं गया तो हम उसको लिखे का है, जिस पर निकाला गया हम उसको लिख लेना। तो परमाणु द्रव्यमान अगर से पूछेगा या परमाणु द्रव्यमान पूछे या आपको इकाई परमाणु द्रव्यमान पूछे, दोनों ही कंडीशन में आपको यही लिखना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता ना, मैं यहाँ पर इकाई परमाणु द्रव्यमान ही लिख देता हूँ। परमाणु द्रव्यमान लिख लो या चाहें तो आप इकाई परमाणु द्रव्यमान लिख सकते हो, तीसरा है, ठीक है ना। इकाई मतलब यूनिट एटॉमिक मास हो जाएगा, तो एटॉमिक मास, एटॉमिक के पहले यूनिट आप लोग लगा लीजिएगा क्योंकि बहुत ही जरूरी है। तो इस पर किस पर निकाला गया, तो इसको निकाला गया कार्बन 12 के समस्थानिक कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु, कितने, अगर मान लीजिए कार्बन के बहुत सारे तत्व हैं तो उसका सिर्फ एक परमाणु के बाहर निकालना है, ठीक है ना। तो कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना, उसके जो एक परमाणु होगी उसके द्रव्यमान के 1/12 भाग को इकाई परमाणु द्रव्यमान मानकर, इकाई परमाणु द्रव्यमान मानकर अन्य तत्वों की, अन्य चाहे वो तत्व हो, तत्व में उपस्थित चाहे यौगिक हो, यौगिक का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है, इकाई परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना। ये आपको इकाई परमाणु द्रव्यमान, आप लोग को बस नोट्स में आपको इतना ही लिखना है, लेंदी नोट्स नहीं बनाना है। लेंदी नोट्स का जब कोई मतलब ही नहीं है तो हम उसको क्यों बनाएं, जो समझने वाली चीज़ें हम उसको बनाएं ना, वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। सॉरी। कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग को इकाई परमाणु द्रव्यमान मानकर अन्य तत्वों या यौगिकों का इकाई परमाणु द्रव्यमान हम लोग ज्ञात किया जाता है, बस आपको इतना जानना है। थोड़ा सा हम बात करते हैं इसके पहले वाले, यानी कि जो हमने पहले, जब साइंटिस्टों ने पहले परमाणु द्रव्यमान निकाला था तो उसने कैसे निकाला था, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है ना। नोट्स में आपको सिर्फ इतना लिखना है, जो अब इसके बारे में मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है समझने के लिए, एक्स्ट्रा पार्ट फॉर अंडरस्टैंड, ठीक है ना, ठीक है ना, अंडरस्टैंड समझने के लिए। नोट्स में इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। देखिए, सर्वप्रथम हुआ था क्या, जब वैज्ञानिक परमाणु द्रव्यमान निकाल रहे थे तो उन्होंने क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन का 3 ग्राम और 4 ग्राम का मिश्रण लिया। मिश्रण करने के बाद इनको निश्चित अनुपात में मिला दिया 3:4 के रेशियो में, और उसके बाद से उन्होंने क्या किया, इसमें रासायनिक अभिक्रिया कराई। रासायनिक अभिक्रिया कराने के बाद उन्होंने देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन लिया, कार्बन का 3 ग्राम लिया और ऑक्सीजन का 4 ग्राम परमाणु द्रव्यमान लिया, और उसके बाद से इन्होंने इसको भार लिया। उसके बाद से इसको रासायनिक अभिक्रिया कराई। रासायनिक अभिक्रिया कराने के बाद यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। ऐसे मत लिख लीजिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कोबाल्ट होता है, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन भी बड़ा और कार्बन भी बड़ा होता है। तो इस प्रकार उन्होंने प्राप्त जो यौगिक था उसने सोचा कि इस यौगिक में हम थोड़ा सा कार्बन का या ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान निकाल कर तो देखो, ये आपका परमाणु भार था, ये रेशियो में लिया था, और इन्होंने यहाँ पर निश्चित मात्रा में सोचा कि निश्चित इसका मात्रा में कितना बनेगा, हम यहाँ पर निकाल कर देखते हैं।
तो उन्होंने इस केस में कहा कि चलिए हम यहाँ कार्बन या ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। तो सर्वप्रथम इसने देखिए किस अनुपात में लिया था, यहाँ से देखिए इन्होंने कार्बन और ऑक्सीजन को किस अनुपात में लिया था, कार्बन को 3 ग्राम और ऑक्सीजन का 4 ग्राम अनुपात में लिया था। और इस प्रकार दोनों में से अगर किसी एक का परमाणु द्रव्यमान मालूम हो तो दूसरे का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं मैथ विधि से। जैसे अगर हम यहाँ से देखा जाए तो 4/3 C बराबर हो जाएगा O, ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी कि अगर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान मालूम हो तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान आसानी से निकाल सकते हैं, या कार्बन का परमाणु द्रव्यमान मालूम हो तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने करा कि इसके बाद से कि कार्बन के परमाणु द्रव्यमान को उसने 1 AMU मान लिया। पहले के मात्रक IUPAC जो थे पहले को हमेशा इसका मात्रक AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट ले रहे थे, ठीक है ना। तब उन्होंने सेकेंड केस में क्या किया, ये आपका फर्स्ट केस, सेकेंड केस में उन्होंने क्या किया कि कार्बन के परमाणु द्रव्यमान को, परमाणु जो द्रव्यमान थे उन्होंने इसको 1 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट मान लिया। जब 1 एटॉमिक मास यूनिट मान लिया तो 1 से 4 में 3 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा 4/3 होगा। और उस कंडीशन में ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान निकला वो आपका 4/3 या हम कह सकते हैं इसको 1.33 यूनिट निकला, ठीक है ना। AMU लिख सकते हैं आप इसको, AMU निकला, एटॉमिक मास यूनिट निकला। बहुत खुश हो गए साइंटिस्ट। खुशी की बात थी ना कि उन्होंने कार्बन के परमाणु द्रव्यमान को 1 यूनिट मानकर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान निकाल लिया, 1.33 एटॉमिक मास यूनिट निकाल लिया। बहुत खुश हुए, रियली में बहुत ज़्यादा खुश हुए। हम भी खुश होते लेकिन हम तो थे नहीं। तो उस कंडीशन में इतना निकल गया। अब बहुत खुशी से जश्न मनाने लगे वे लोग। उसके बाद से देखा कि उन्होंने कहा कि चलिए अन्य और तत्वों में हम क्या करते हैं, यौगिकों में या अन्य और तत्वों को इसी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उसका भी परमाणु भार ज्ञात करते हैं। तो उन्होंने जब परमाणु ज्ञात किया तो अधिकांश तत्व, अब देखिए 128 130 तत्वों के तो खोज हो चुकी है, तो अधिकांश तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान निकलने लगा वो आपका डेसिमल में निकलने लगा। जब परमाणु द्रव्यमान डेसिमल में निकलने लगे तो उस कंडीशन में उतने परमाणु द्रव्यमान को याद करना तो हमारी समझ से तो परे है, तो कैसे याद रखा जाए। तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को गलत ठहरा दिया, कहा कि नहीं ये तो गलत है, हम इस पर नहीं ज्ञात करेंगे। तो फिर उनके दिमाग में दूसरा उठपटांग उतरा, तीसरा कंडीशन उतरा। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं यहाँ पे देख लूँ, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो उसने अब की बार क्या किया, उसने ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान को 16 इकाई मान लिया। थर्ड केस में देखिए, फर्स्ट केस में क्या किया, रेशियो तैयार किया। सेकंड केस में क्या किया, कार्बन के परमाणु द्रव्यमान को 1 यूनिट माना, उसके चलते ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान निकाला तो दशमलव में आने लगा। अधिकांश तत्वों का परमाणु द्रव्यमान जब कार्बन के परमाणु द्रव्यमान पर दशमलव में आने लगा तो उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान को 16 इकाई मान लिया। ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान को 16 इकाई माना, मान को कितना माना, 16 यूनिट माना। प्रारंभ में इसकी यूनिट जो हो रही थी वो EMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट हो रही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये बाद में प्रारंभ हुआ था लगभग 1861 ईस्वी की बात है ना। उस कंडीशन में ये यहाँ सिर्फ IUPAC ये तय करने लगा कि अब हम इसके जो यूनिट लेंगे वो हम सिर्फ U से लिखेंगे, ठीक है ना। तो 16 इकाई माना, ठीक है ना, 16 यूनिट, या आप चाहें तो इकाई भी लिख सकते हैं हिंदी में, इकाई माना। जब इस कंडीशन में जब इसका परमाणु द्रव्यमान 16, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 इकाई माने जाने लगा, तो इस कंडीशन में कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना आ गया, यहाँ देखिए, जब इसका 4/3 और ये कार्बन है, इसका परमाणु द्रव्यमान 16 हो गया, तो ये 4 चौको 16 और ये कार्बन के परमाणु द्रव्यमान कितना निकल जाएगा, 12 यूनिट निकल जाएगा। तो इस प्रकार कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान हुआ वो 12 यूनिट निकल गया। बहुत खुश थे वो लोग इस समय, बहुत खुश हुए। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने कहा कि हम अब निकालेंगे, यहाँ देखिए, तो चौथा केस में उन्होंने क्या कहा कि चलिए, और यहाँ देखिए ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान को 16 यूनिट मानकर, ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान को 16 यूनिट मानकर अन्य तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान निकाले जाने लगा, तो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगे। मतलब इसमें से कुछ पहले से जो निकल रहे थे डेसिमल में उससे कुछ ज़्यादा अब ये पॉजिटिव नंबर्स में निकलने लगे। तो जब पॉजिटिव नंबर्स में निकलने लगे तो इसको याद करना बहुत ही मुश्किल है। अभी हम 1 से 20 तक आपको परमाणु द्रव्यमान भी याद कराने वाले हैं। परमाणु क्रमांक अलग होता है, परमाणु द्रव्यमान अलग होता है, तो कैसे परमाणु क्रमांक की सहायता से परमाणु द्रव्यमान को याद करेंगे इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और आप देखेंगे कि ये तो बिल्कुल आसान है, जब पॉजिटिव आ रही है उस केस में, तो उस केस में परमाणु द्रव्यमान याद करना बहुत आसान है। तो इस प्रकार अब उन्होंने क्या किया, चौथे में ऑक्सीजन के द्रव्यमान को 16 यूनिट मानकर ऑक्सीजन के परमाणु, यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु
जो द्रव्यमान था, द्रव्यमान को अब 16 यूनिट न मानकर 1/16 द्रव्यमान के है 1/16 भाग को इकाई परमाणु द्रव्यमान मानकर, इकाई परमाणु द्रव्यमान मानकर अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने लगे। ये आपको लिखना नहीं है, अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने लगे। ठीक है ना। चौथे कंडीशन में उन्होंने ये किया, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी। जब इसने कार्बन ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई परमाणु द्रव्यमान मानकर अन्य तत्वों का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने लगे, तो इसमें भी यही झमेला आ रही थी जो इसमें आ रही थी, जिसमें कार्बन के परमाणु द्रव्यमान को एक एटॉमिक मास यूनिट माना गया था। क्यों? क्योंकि इसमें तो पॉजिटिव संख्या आ रही थी, द्रव्यमान पॉजिटिव संख्या आ रहा था, लेकिन सभी नहीं आ रहे थे। इसमें से कुछ ऐसे तत्व छूट रहे थे जो कि यहाँ पर उलझना पैदा कर रहे थे। और उसके बाद से उन्होंने क्या हुआ, 1861 ईस्वी की बात है कि आईपीएससी ये तय किया कि अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान को 16 यूनिट नहीं मानेंगे। उन्होंने कार्बन 12 के समस्थानिक को, यानी कार्बन 12 के समस्थानिक को एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग को इकाई परमाणु द्रव्यमान मानकर अन्य तत्वों का इकाई परमाणु द्रव्यमान करके ज्ञात करने लगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार जो आपका इकाई परमाणु द्रव्यमान था वो आपके कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग को इकाई परमाणु द्रव्यमान मानकर अन्य तत्वों का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जाने लगा। और यहाँ से इसका पूरा का पूरा झमेला था और ये कहानी उनकी यही थी। तो अंत में क्या हुआ, पांचवा केस में वही हुआ जो यहाँ पर लिखा गया है। अतः अंत में उन्होंने, साइंटिस्ट ने यानी कि वैज्ञानिकों ने, कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग को इकाई परमाणु द्रव्यमान मानकर अन्य तत्वों या यौगिकों का इकाई परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने जाने लगा। ये बात है 1861 की। और तब से लेकर आज तक जब भी किसी यौगिक का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना होता है तो हमेशा हम लोग मूल इकाई जो द्रव्यमान मानते हैं वो मूल इकाई द्रव्यमान क्या होता है, आपका कार्बन 12 के समस्थानिक ही होते हैं। और इसी की मदद से हम लोग अन्य परमाणु तत्वों का इकाई परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो ये आज हमने क्या पढ़ा है, परमाणु का आकार पढ़ा है। आईपीएससी क्या होता है मैंने आपको ये भी बताया है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नाम, प्रतीक व संकेत को चिन्हित करता है, प्रदर्शित करता है। करने का काम जिम्मा यही उठा लिया है ससुरा। तीसरा हमने परमाणु द्रव्यमान पढ़ा। एटॉमिक मास क्या होता है, आप इकाई परमाणु यूनिट एटॉमिक मास पढ़िए या इकाई परमाणु द्रव्यमान पढ़िए, दोनों का मान समान होता है, ये हमने पढ़ा है। और उसके बाद से इसका विस्तार कैसे हुआ, इसका सारा का सारा श्रेय कैसे हुआ, इसका पूरा खिलवाड़ क्या था, शुरू से वैज्ञानिकों ने किस प्रकार इसको सराहना किया, कैसे बताया, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो 1 से 20 तक के तत्वों का परमाणु द्रव्यमान निकालने वाले हैं। देखिए परमाणु क्रमांक अलग होता है, मैं आपको फिर से उसको समझाऊंगा अच्छे से। परमाणु क्रमांक की मदद से हम परमाणु द्रव्यमान को कैसे ज्ञात करते हैं यह हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि कैसे हम परमाणु क्रमांक की सहायता से परमाणु द्रव्यमान भी फाइंड आउट कर लेंगे, बिना याद किए कैसे याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। आप 9 में है ना, तो सिर्फ 1 से 20 तक के तत्वों का ही उपयोग है। जब आप 10 में जाएंगे तो मैं 1 से 40 तक के तत्वों को बताऊंगा, और फिर आप जब 12 में जाएंगे तो मैं 1 से लेकर 128, 130 तत्वों के पूरे नाम आपको याद करा दूंगा, ठीक है ना। ट्रिक से नहीं याद कराएंगे। ट्रिक का मतलब होता है आप ट्रिक से याद करोगे तो बेटा मांगे कार स्कूटर वाला, तो सब बेकार है, वो सब फालतू चीज़ें हैं। उन सब फालतू चीज़ों से बचना चाहिए। आप ऐसे याद करने में भले आपको 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, या हो सकता है 10 दिन लगे। हालांकि 2 ही दिन में यह हो जाता है, लेकिन अगर आपको 10 दिन भी लगते हैं परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक याद करने में, तो आप 10 दिन लगाइए। शॉर्टकट से चलना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, वो आपको बाद में नुकसान पहुँचा देगा। इसलिए शॉर्टकट विधि से आपको इसको याद नहीं करना है, ठीक है ना। इसको मैं नहीं मिटा रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है, अच्छे से लिखा गया है ना, इसलिए मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 1 से 20, चौथा हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर नहीं लिखा है ना, चलिए हम यहाँ पे लिख देता हूँ। चौथा हमने पढ़ने वाले हैं परमाणु द्रव्यमान 1 से 20 तक, 1 से 20 तक पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये आपका चौथा है, क्या है, परमाणु
क्रमांक, ठीक है ना, और परमाणु द्रव्यमान। ठीक है ना। यहाँ से 10 मैं आपको बताता हूँ और यहाँ से मैं 10 और बताता हूँ, जिसका नाम है परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ये पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर परमाणु क्रमांक 1 से शुरू करते हैं ना, और देखिए कितना आसानी से आपको याद। और यहाँ से हम क्रम संख्या लिख देते हैं, क्रम संख्या, और यहाँ से भी आपकी क्रम संख्या। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ ये है और ये आपका अलग है, और यहाँ से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं क्रम संख्या डाल देता हूँ, तो ये आपका क्रम संख्या आ जाएगा 1, ये आपका क्रम संख्या हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और यहाँ से आपका 10। यहाँ से क्रम संख्या 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक है ना। तो आज हम 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान पढ़ने वाले हैं। शुरुआत होता है आपका हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ। शुरुआत होता है आपका किससे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। मैंने जब आपको आईपीएससी बताया था तो मैंने आपको ये भी बताया था, जब 2 डिजिट का जो भी कोई तत्व होंगे जिनके 2 डिजिट होंगे तो पहला वाला जो डिजिट होगा वो आपका कैपिटल लेटर, सेकंड वाला जो डिजिट होगा वो आपका स्मॉल लेटर में होगा। 11वां शुरू होता है आपका, ये आपका होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, और होता है आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है ना। यहाँ देखिए परमाणु क्रमांक 1 यानी कि हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक 2 यानी कि हीलियम, परमाणु क्रमांक 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरान, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 आपका ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 आपका नियान। सॉरी ये आपका नियान है ना, नियान का मतलब एन ही होता है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए 11 सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। परमाणु क्रमांक 20 पूछे तो कैल्शियम, ऐसे आपको याद करना है। परमाणु क्रमांक 11 कितना होगा? परमाणु क्रमांक 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, क्लोरीन 17, आर्गन 18 और पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। अब आप इसकी मदद से आप परमाणु द्रव्यमान इसको ज्ञात करना है, तो परमाणु द्रव्यमान आप इसकी मदद से बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? यहाँ देखिए सम और विषम, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक सम है तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? सम का दोगुना कीजिए, जो भी उसका सम होगा सम संख्या के दोगुना में 1 जोड़कर लिख लीजिए। बस जो भी सम होगा उसका सिर्फ आपको क्या करना है? दोगुना कर देना है। इस प्रकार आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद का मतलब 2-4 ऐसे तत्व हैं जो इसके नियम को फॉलो नहीं करते हैं, उसको हमें छांट लेना है। यहाँ जैसे अगर हमें परमाणु क्रमांक मालूम हो तो परमाणु द्रव्यमान हम किसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? जिस तत्व का परमाणु क्रमांक विषम है उस तत्व का परमाणु जो द्रव्यमान होगा उस विषम संख्या का डबल कीजिए, 1 जोड़ दीजिए। जिसका परमाणु द्रव्यमांक सम है उसको आपको सिर्फ डबल करना है। इस प्रकार आप किसी भी परमाणु क्रमांक है तो उसका परमाणु द्रव्यमान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है? यहाँ देखिए जैसे आपका परमाणु क्रमांक 4 है, ये आपका क्या है? परमाणु क्रमांक 4 है, यह इस रूल को फॉलो नहीं करता है। भले यह क्या है? भले यह आपकी सम संख्या है तो इसका डबल करने से इसका परमाणु द्रव्यमान आ जाना चाहिए था, लेकिन यह इसका फॉलो नहीं करता है। परमाणु क्रमांक 7 है नाइट्रोजन, इसका भी क्या है? 7 विषम संख्या है ना, तो इसका डबल करने से इसका परमाणु द्रव्यमान आना चाहिए था, लेकिन यह नहीं आएगा। क्लोरीन है, क्लोरीन जिसका परमाणु द्रव्यमान क्या है? विषम, परमाणु क्रमांक क्या है? विषम संख्या है, तो इसका भी डबल कर दें और 1 जोड़ दें तो परमाणु द्रव्यमान आना चाहिए, लेकिन यह इस रूल को फॉलो नहीं करता है। आपका जैसे 18 है, आर्गन है, आर्गन है जिसका परमाणु क्रमांक 18 है तो इसका डबल भी आपका क्या होना चाहिए? 36 होना चाहिए, लेकिन ये इसको फॉलो नहीं करता है। तो आइए हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं। ये सबसे देखिए, सबसे पहले हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इसको छोड़ दीजिए सिर्फ हाइड्रोजन को।
तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को छोड़कर हाइड्रोजन क्या है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है, ठीक है ना। अभी मैं इसको और भी शार्ट तरीके से बताने वाला हूँ। परमाणु क्रमांक कैसे एक ही तत्व में परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान लिखा जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले ये कर लेना। अब यहाँ से शुरू होता है हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 2 है, जो कि आपकी सम संख्या है। तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 3 है, जो 3 आपका विषम संख्या है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान 3 दूना, डबल कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, तो 3 दूना 6 और 1 7। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यह देखिए बेरिलियम है ना, बेरिलियम है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक क्या है, ये अपवाद है, तो अपवाद की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये क्या है, क्या है, बोरान है। बोरान जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, 5 है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, जो कि आपकी विषम संख्या है। तो परमाणु द्रव्यमान 5 से डबल से 1 ज़्यादा, तो 5 दूना 10 और 1 11। तो बोरान का क्या निकल गया, आपका 11 निकल गया। 6 सम संख्या है, तो इसका परमाणु क्रमांक सम से डबल हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यह अपवाद है, इसको छोड़ देते हैं अभी। 8 परमाणु क्रमांक 8 ऑक्सीजन है, जो कि आपकी सम संख्या है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान जस्ट इसके डबल हो जाएगा, 8 दूना 16। फ्लोरीन है, विषम संख्या है 9, तो परमाणु द्रव्यमान 9 दूना 18 1 19 हो जाएगा। इसी प्रकार 10 दूना या 20 हो जाएगा। इसी प्रकार सोडियम है, तो सोडियम परमाणु क्रमांक कितना है, 11। तो परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 11 से डबल, जो कि विषम संख्या है। तो 11 से डबल और 1 जोड़ दीजिए, तो 11 दूना 22 और 23 हो जाएगा। इसी प्रकार 12 दूना 24 हो जाएगा, 13 दूना 26 और 1 27 हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा, और 15 दूना 30 और 1 31 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये आपका अपवाद, इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको देते हैं 19 कि पोटेशियम है ना, पोटेशियम 19 दूना 38 और 1 39 हो जाएगा, और ये 20 दूना 40 हो जाएगा। इस प्रकार आप इसके परमाणु द्रव्यमान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब जो अपवाद है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए अपवाद में यहाँ क्लोरीन है। क्लोरीन क्या करता है कि यह सम विषम वाला खेल से परे है। अपवाद का मतलब होता है जो इन नियमों को फॉलो नहीं करता है, जो दिए गए नियम को फॉलो नहीं करता है। तो इस नियम का जो फॉलो नहीं करता है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 17 दूना 34 और 1.5 और जुड़ता है, यानी कि 35.5। अब इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाता है, तो यही आपको याद करने की जरूरत है, 35.5। आर्गन है, परमाणु क्रमांक 18 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है वो आपका 40 होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद करने वाली चीज़ है। यह क्या है, बेरिलियम है। बेरिलियम जिसका क्या है, बेरिलियम जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक 4 है। जब परमाणु क्रमांक 4 है तो इसका क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए था ना, सम संख्या है उसका डबल, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यह हो जाता है इसका 9, ठीक है ना। तो इसको आपको याद करने की जरूरत है। यह विषम वाले संख्या को फॉलो कर लेता है, भले है सम संख्या। यह क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। जब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है और यह विषम संख्या है, तो उसके हिसाब से परमाणु द्रव्यमान 14 होना चाहिए था, और ये कितना होना चाहिए था, 15 होना चाहिए था। लेकिन यह सम वाले नियम को फॉलो कर लेता है और इसका परमाणु क्रमांक सिर्फ हो जाता है 14। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। सम वाला विषम का फॉलो करता है और विषम वाला सम वाली रूल को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो ये दोनों वाली सम थी। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। 1 से 20 तक के तत्वों को बस आपको करना है। इसमें सब हाइड्रोजन को जानना है। हाइड्रोजन होता है 1H1 होता है, इसका मतलब परमाणु क्रमांक और परमाणु भार इसका समान होते हैं। उसके बाद से आता है सम विषम वाला, तो बस 4, 7, 17 और 18, इन 4 को छोड़कर बाकी जिसका परमाणु क्रमांक सम होगा उसका परमाणु द्रव्यमान उससे दुगुना कर दीजिए, और इन 4 को छोड़कर जिसका परमाणु क्रमांक विषम होगा उसका परमाणु द्रव्यमान विषम से दुगुना कीजिए और 1 अधिक कर दीजिए, उसका परमाणु द्रव्यमान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये था पूरा का पूरा खिलवाड़, ठीक है ना। अच्छा, कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूँ जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। ये है क्या, परमाणु द्रव्यमान, ये क्या है परमाणु क्रमांक, और ये क्या है परमाणु द्रव्यमान। 11 और 23 किसका है, सोडियम का है। यहाँ देखिए सोडियम अगर आप इस प्रकार लिखा गया ना, तो इसका परमाणु क्रमांक को हमेशा नीचे लिखते हैं और परमाणु द्रव्यमान को हमेशा ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई तत्व ऐसा दिया गया है तो आप बता सकते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है और परमाणु द्रव्यमान कितना है। आप बताइए। परमाणु क्रमांक कितना है, 11, परमाणु द्रव्यमान कितना है, 23। किसी के लिखे, अगर कैल्शियम के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो कैल्शियम के लिए परमाणु क्रमांक को कहाँ लिखा जाएगा, 20, परमाणु द्रव्यमान को कहाँ लिखा जाएगा, ये 40 को ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो आप बता सकते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है और परमाणु द्रव्यमान कितना है, ठीक है ना। हाइड्रोजन को लिखना है तो हम जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान समान होता है। तो अगर हाइड्रोजन में आपको लिखना है तो उसको लिख सकते हैं 1H1। इसका मतलब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान 1 होता है।
अगर आपको बोरान का लिखना है, बोरान का कितना होता है आपका 5 होता है ना, बोरान है आपका, बोरान का 5 होता है, तो ये हो जाता है 5 और ये बोरान हो जाएगा और ऊपर क्या लिखा जाएगा, परमाणु क्रमांक क्या है 11, ठीक है ना, और सॉरी बोरान है ना, हाँ परमाणु क्रमांक 11, तो इस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक 5 और परमाणु द्रव्यमान 11 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार आप अन्य तत्वों का भी लिख सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी से लिखना चाहें तो इसको फास्फोरस को लिखिए ना, ये आपका सिलिकॉन फास्फोरस। सल्फर को लिख लीजिए, सल्फर को लिखना चाहें तो सल्फर को आप लोग परमाणु क्रमांक कहाँ लिखा जाएगा 16 नीचे होगा और ऊपर क्या लिखा जाएगा इसके 16 दूना 32। अगर इस प्रकार है तो उसमें आपको टीचर पूछ सकते हैं कि बताओ इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, परमाणु भार कितना होगा। तो परमाणु क्रमांक कितना होगा, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। उस कंडीशन में आप कहेंगे परमाणु क्रमांक 16 होगा, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान 32 होगा और परमाणु क्रमांक 16 होगा। देखिए एटॉमिक अगर नंबर पूछा जाए तो एटॉमिक नंबर आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। परमाणु क्रमांक को इंग्लिश में एटॉमिक नंबर बोला जाता है, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर बोला जाता है। और परमाणु द्रव्यमान को एटॉमिक मास बोला जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसे आसानी से, बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। मुझे लगता है कि मैंने आपको यहाँ पर 100% दिया है। याद करना है इसमें सिर्फ 4 को, जो भी याद करना है वो आप याद कर लीजिएगा। नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, जैसे मैं नोट्स बनवाया हूँ इसको आपको नीचे लिख लेना है समझने के लिए। नोट